नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। कांग्रेस पार्टी दो भागों में बंट गई थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने करा और कांग्रेस ओ का नेतृत्व सिंडिकेट ने करा। इसके बाद 1971 के चुनाव हुए और 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से जीत मिली। दोस्तों, 1971 के चुनावों के बाद भारत में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल सा बन गया था। इसके बाद भारत में आपातकाल लगा। आपातकाल के दौरान भारत में क्या क्या हुआ, कौन कौन से परिवर्तन हुए, आपातकाल के क्या परिणाम थे, इसके बाद की राजनीति क्या थी, आपातकाल से हमें क्या सबक मिला, इन सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को शुरू करते हैं। आपातकाल के कारण। पहला है आर्थिक कारण। दोस्तों, 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जबकि 1971 के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। भारत में गरीबी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि दोस्तों 1971 में बांग्लादेश संकट के कारण लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आ गए थे, जिस कारण भारत पर आर्थिक रूप से दबाव पड़ा था। इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अमेरिका ने भारत को हर तरह की सेवा देने से मना कर दिया था और इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें भी बढ़ गई थी। तो इन सभी कारणों की वजह से भारत में महंगाई कई गुना बढ़ गई थी। 1973 में कीमतों में 23% की बढ़ोतरी हुई और 1974 में कीमतों में 30% की बढ़ोतरी हुई। और दोस्तों, इस अवधि में विकास की दर बहुत ज्यादा कम हो गई थी और बेरोजगारी बड़ी मात्रा में बढ़ गई थी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक ली, जिससे सरकारी कर्मचारी भी इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने इंदिरा गांधी का खिलाफ माहौल बनाया और बड़े पैमाने पर आंदोलन में हिस्सा लिया। और इसके बाद बड़े पैमाने पर गुजरात और बिहार में आंदोलन हुए। गुजरात आंदोलन 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न और खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों तथा उच्च पदों पर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। और इस आंदोलन में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई, जिस कारण ये आंदोलन बहुत ज्यादा विशाल हो गया। और इस आंदोलन के कारण गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और जो विपक्षी पार्टियां थी, जो गैर कांग्रेस पार्टियां थी, वे सभी विधानसभा के नए स्तर से चुनाव करने के लिए आंदोलन करने लगे। मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर गुजरात विधानसभा के चुनाव दोबारा से नहीं कराए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। तो इसके बाद गुजरात विधानसभा के चुनाव कराए और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी हार गई और गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। बिहार आंदोलन। बिहार के छात्रों ने भी 1974 में बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किए। ये आंदोलन भी बढ़ती हुई कीमतों और बेरोजगारी को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को चुना। जयप्रकाश नारायण उस समय राजनीति से दूर हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं आंदोलन का नेतृत्व 2 शर्तों पर करूंगा। पहला, ये आंदोलन अहिंसक रहेगा, इसमें कोई भी हिंसा प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे। दूसरा, ये आंदोलन बिहार तक सीमित ना रहकर पूरे देश में फैलेगा, तभी मैं इस आंदोलन का समर्थन करूं। इन दोनों ही बातों को छात्रों ने स्वीकार करा और इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और बिहार की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करी। अगला है रेल हड़ताल। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने एक राष्ट्रीय व्यापी रेल हड़ताल की। ये हड़ताल बोनस और सेवा से जुड़ी हुई शर्तों को लेकर की गई थी। सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक बताया और इस हड़ताल की मांगों को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिस कारण रेल कर्मचारी में और ज्यादा गुस्सा भड़का और ये हड़ताल लगभग 20 दिनों तक चली और 20 दिनों के बाद ये हड़ताल अपने आप बिना किसी समझौते के वापस ले ली गई। दोस्तों, इस हड़ताल के कारण पूरे भारत की रेलवे सेवाएं बंद कर दी गई थी, जिस कारण से भारत का उद्योग एकदम ठप पड़ गया था, क्योंकि भारत में ज्यादातर सामान रेलवे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाया जाता है। इससे भी भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भड़क गया।
अगला है न्यायपालिका से संघर्ष। दोस्तों इस अवधि में न्यायपालिका और संसद के बीच में 3 मुद्दों पर विवाद छिड़ा। पहला था, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। दोस्तों दूसरा यह है कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काटछाट कर सकती है? इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह का संशोधन नहीं कर सकती। तीसरा, संसद ने ये कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया, जिससे न्यायपालिका और संसद के बीच विवाद बढ़ा। और इस मामले के परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस के दौरान फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकते। दोस्तों इस फैसले के तुरंत बाद इस मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी। लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध में फैसला सुनाया। इसको लेकर भी संसद और न्यायपालिका के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। और दोस्तों इसके अलावा 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी संसद नहीं है। अगर अगले 6 महीने तक इंदिरा गांधी संसद नहीं बनी, चुनाव जीतकर संसद नहीं बनी, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। फिर इसके बाद 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और इस फैसले को हटा दिया और कहा कि इस फैसले के अपील पर पूरी तरीके से सुनवाई नहीं होती, तब तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। दोस्तों इन सभी कारणों की वजह से 25 जून 1975 को भारत सरकार ने देश में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर भारत में आपातकाल लगा दिया। उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इंदिरा गांधी की सलाह पर फखरुद्दीन अली अहमद ने पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। दोस्तों अब हम समझते हैं कि आपातकाल के बाद भारत में क्या हुआ, आपातकाल के क्या क्या परिणाम हुए। विभिन्न समुदाय संगठनों पर रोक। दोस्तों आपातकाल के दौरान सरकार ने सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर देश में जितने भी संगठन थे सभी पर रोक लगा दी गई थी। भारत का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस तथा जमात ए इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अगला है निवारक नजरबंदी का प्रयोग। आपातकाल के दौरान सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इसके अंतर्गत लोगों को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया कि वे कोई अपराध कर सकते। जिस भी व्यक्ति पर शक होता था कि वह अपराध कर सकता है, उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता था। अगला है मौलिक अधिकारों में कमी। दोस्तों आपातकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौलिक अधिकारों में कमी की गई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों को यह भी जानने का अधिकार नहीं था कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा, और बड़े पैमाने पर आपातकाल के दौरान गिरफ्तारियां की गई थी। अगला है प्रेस सेंसरशिप। दोस्तों आपातकाल के दौरान सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। जो मीडिया वाले होते हैं, अखबार वाले होते हैं, इनकी आजादी पर रोक लगा दी सरकार ने। सरकार ने इनसे कहा कि अगर तुम्हें कोई भी खबर छापनी है तो उससे पहले सरकार से अनुमति लो। सरकार से अनुमति लेने के बाद ही तुम उस खबर को अखबार में या मीडिया में दिखा सकते हो। अगला है 42वां संविधान संशोधन।
आपातकाल के दौरान सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके अनुसार विधायिका का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। और इसके अलावा ये संशोधन भी किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये सभी आपातकाल के परिणाम थे। ये सभी घटनाएं आपातकाल के दौरान की गई थी। दोस्तों, अब हम देखते हैं आपातकाल का विरोध कैसे किया गया। इंडियन एक्सप्रेस तथा स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध करते हुए जिन खबरों को छापने से मना किया जाता था, उनकी जगह खाली छोड़ दी जाती थी। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे जो अखबार थे, इन्होंने क्या करा, सरकार जिन खबरों को छापने से मना कर देती, उन खबरों के लिए ये अखबार खाली जगह छोड़ देते थे, ताकि जनता को पता चल सके कि यहाँ पर कोई खबर थी, लेकिन सरकार ने उस खबर को छापने नहीं दिया है। इस प्रकार से इन अखबारों ने आपातकाल का विरोध किया। इसके अलावा सेमिनार और मैनेस्ट्री जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना स्वीकार करा। इन पत्रिकाओं ने क्या करा, सरकार की बात नहीं मानी। इन्होंने कहा कि भाई जो खबर होगी हम वही खबर मीडिया में दिखाएंगे। सरकार ने इन्हें ऐसे करने से रोका तो उन्होंने खुद को बंद कर लिया आपातकाल का विरोध करते हुए। इसके अलावा आपातकाल का विरोध करते हुए विभिन्न लेखकों ने, कई सारे कवियों ने अपनी पदवियां भी लौटा दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपातकाल का बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आपातकाल के बाद की राजनीति क्या थी। आपातकाल के बाद भारत में चुनाव कैसे हुए, सरकार कैसे चली, इसे देखते हैं। आपातकाल 1977 में समाप्त हुआ। 1977 के जनवरी महीने में चुनाव कराए गए। इन चुनावों में गैर कांग्रेसी पार्टी एकजुट हो गई और उन्होंने जनता पार्टी का निर्माण किया। दोस्तों, क्या हुआ, 1977 में आपातकाल समाप्त हुआ और 1977 के जनवरी महीने में चुनाव कराए गए। इन चुनावों में जो विपक्षी दल था, वे सारे एकजुट हो गए और उन्होंने जनता पार्टी का निर्माण किया। उन्होंने एक गठबंधन बनाया जिसे जनता पार्टी कहा गया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के भी वे नेता जिन्होंने आपातकाल का विरोध करा, उन्होंने भी अलग पार्टी बनाई और वे बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गए। वे भी जनता दल में शामिल हो गए। जो कांग्रेस के भी कुछ नेता थे जिनने आपातकाल का विरोध किया था, वे नेता भी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर जनता दल में शामिल हो गए। इन सभी पार्टियों ने आपातकाल के घटनाओं को चुनावी मुद्दा बनाया और इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल सा बना दिया पूरे भारत में। इंदिरा गांधी को संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। चुनावों के जब परिणाम आए तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को केवल 154 सीटें मिली और जनता पार्टी को 330 सीटें मिली और जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की उत्तर भारत में बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, क्योंकि जो आपातकाल का सबसे ज्यादा जो प्रभाव हुआ था वो उत्तर भारत के नागरिकों को हुआ। तो दोस्तों, आपातकाल से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वो उत्तर भारत के नागरिक हुए थे, जिस कारण उत्तर भारत के नागरिक ने आपातकाल का विरोध करते हुए इंदिरा गांधी की पार्टी को 1977 के चुनावों में हरा दिया। दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए और 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राव। इस प्रकार से आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और जगजीवन राव और चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने थे। शाह जांच आयोग क्या है, इसके बारे में समझते हैं। आपातकाल के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई थी, उन सभी की जांच करने के लिए शाह जांच आयोग बनाया गया था। इसका गठन मई 1977 में किया गया। इसके अध्यक्ष जेसी शाह थे, जो पूर्व न्यायाधीश थे। तो अब हम समझते हैं कि 1980 में मध्यवर्ती चुनाव क्यों कराए गए थे। मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में बनी। ये सरकार केवल 12 महीने तक चली, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने जनता दल से अपना बहुमत वापस ले लिया। 1989 में चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसमें चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। ये सरकार केवल 4 महीने तक चली।
जिस कारण 1980 में मध्यवर्ती चुनाव कराए गए।